हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भाषा नीति क्या है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में यह सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि भाषा नीति क्या है। 2 नंबर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार की अड़चन या गलबा ना होने देना भाषा नीति कहलाता है। भाषा के चलते देश में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो, झंझट हो, अड़चन हो, गलबा हो, ये सब ना होने देना को ही भाषा नीति कहते हैं। देखिए, भारत में लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है। भारत में अभी लगभग 114 भाषाएं बोली जाती है। काफ़ी खुशी की बात है, 114 भाषा होने के बाद भी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज में भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग के विरुद्ध भी गैर हिंदी भाषा का प्रदेशों में मांग होने के कारण अंग्रेजी का प्रयोग जारी है। हालांकि संविधान में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने पे वर्जित यानी रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन विदेशी में कुछ ऐसे कामकाज होते हैं या हिंदी भाषा विदेशों में मांग होने के कारण अंग्रेजी का प्रचलन हमारे देश यानी भारत में जारी है। हालांकि तमिलनाडु में इसके लिए उग्र आंदोलन भी चलाया गया। इस विवाद को सरकार ने हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करने को मान्यता देकर सुलझा दिया था। कहने का मतलब ये है कि जब उग्र आंदोलन हो रहा था तमिलनाडु में, तो सरकार ने इस आंदोलन को इस भाषा में कह के समझाया कि आप किसी भी कामकाज, किसी भी सरकारी कामकाज या कोई भी ऐसा अदर काम हो जिसमें हिंदी और इंग्लिश का दोनों का विकल्प दिया जाएगा। यदि आप हिंदी भाषा के ज्ञाता हैं तो हिंदी भाषा में आप अपने कामकाज को कर सकते हैं, या इंग्लिश के जानकार हैं तो अंग्रेजी भाषा में भी आप अपने कामकाज को कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिसके सोच विचार अलग अलग थे, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के थे। वे जाति और धार्मिक रूप से भी एक नहीं थे, जो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी। देखिए, जर्मनी बहुत समय पहले की बात है जब लगभग ये 300 छोटे बड़े राज्यों में होकर बट गया था। अब 300 छोटे बड़े राज्य जितने भी थे ना जी, सबका सोच विचार अलग अलग प्रकार का था। उसमें कोई अच्छा सोचता था, कुछ बुरा सोचता था। वे धार्मिक एवं जाति रूप से भी एक नहीं थे, कोई अलग जाति से बिलोंग करता था, कोई अलग जाति से बिलोंग करता था। यही जो थी जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा बनकर उभर रही थी। अब देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसा सवाल 2 नंबर में पूछी जाती है। देखिए, औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे, यही क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा। आसान समझ जानिए कि जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर राष्ट्र पर अधिकार कर उसका शोषण करता है, उसे ही तो उपनिवेशवाद कहते हैं। आसान शब्दों में समझिए कि देखिए, कोई भी शक्तिशाली देश, कोई भी ताकतवर देश अपने से कमतर देश को यानी अपने से कमजोर राष्ट्र को अपने अधीन कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा और उसका शोषण करेगा, उसे प्रताड़ित करेगा, उसे ही कहेंगे कि ये उपनिवेशवाद हो रहा है। देखिए, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्तु के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने लगी, जिसकी खपत करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद को जन्म दे दिया। बहुत समय पहले की बात है जब औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, इसी औद्योगिक क्रांति का कारण था कि वस्तु के उत्पादन में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि एवं उत्पादन होने लगा, जिसकी खपत करने के लिए बड़े बड़े बाजार की आवश्यकता होने लगी। जब बाजार के द्वारा एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर अपने वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, इन्हीं आवश्यकताओं ने ही उपनिवेशवाद का जन्म दे दिया था। अब भारत देश कैसे आज़ाद हुआ था, तो यही ना हुआ था, इंग्लैंड का जितना भी अंग्रेजी अधिकारी था सब भारत में आया था व्यापार करने। व्यापार करते करते इस देश यानी हमारे सुंदर सा देश भारत को गुलाम बना लिया था। तो यहाँ पे अब अगला सवाल देखिए, कहता है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया था। आसान शब्द में लिखिएगा, गुटेनबर्ग ने सीसा, टीन और बिस्मथ के मिश्र धातु के द्वारा अक्षर तथा मुद्रण स्याही बनाया, जिसके माध्यम से छपाई का काज होने लगा। गुटेनबर्ग क्या किए थे कि सीसा, टीन और बिस्मथ के मिश्र धातु को मिलाकर अक्षर और मुद्रण स्याही बनाया।
जिसके माध्यम से छपाई का काम होने लगा। इस प्रकार से गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कर दिया था। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने किया था। और छापाखाना का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में। पेपर मिल की स्थापना भी चीन में, कागजी मुद्रा का आविष्कार भी चीन में। और गुटेनबर्ग कहाँ का निवासी था, तो ये जर्मनी का निवासी था, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला सवाल कहता है एक्विजिशन से आप क्या समझते हैं। देखिए कैथोलिक चर्च के पादरियों ने समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनेकों काम किए, जिसे एक्विजिशन कहा जाता है। नहीं समझे, फिर से समझ दीजिए। कैथोलिक चर्च के जितने ही पादरी थे ना, वे समाचार पत्र पे हमेशा बैन लगाने के लिए अनेकों प्रकार के उपाय अपनाए, अनेकों प्रकार के काम किए। इसे ही एक्विजिशन कहते हैं। समाचार पत्र पर चर्च के बुराइयों को दूर करने के लिए बौद्धिक माहौल का निर्माण करने लगा था, जिसके कारण लोग धर्म सुधार के लिए आंदोलन करना चाहते थे। अतः इसे क्रोध में आकर कैथोलिक चर्च ने एक्विजिशन लगा दिया था। अब अगला सवाल हमारा कहता है कि 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति का वर्णन कीजिए। आसान शब्दों में लिखिएगा कि फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था। यानी जब 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति हो रही थी, उस समय में फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था, जिसके शासक चार्ल्स 10वां थे। आप सभी को बता दें चार्ल्स 10वां काफ़ी ही एक निरंकुश शासक था, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को, लोकतांत्रिक भावनाओं को कठोरतापूर्वक चलाने का काम करता था। यह जो था ना, ये चार्ल्स 10वां ये इतना ज़्यादा खबीस किस्म का व्यक्ति था, जो फ्रांस में राष्ट्रीयता को भावना और लोकतांत्रिक भावनाओं को कठोरतापूर्वक चलाने का काम करता था। उसने प्रतिक्रियावादी नेता पोलिगनेव को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। आप सभी को बता दें जिसके विरुद्ध घोर असंतोष फैल गया था। चार्ल्स 10वां ने उदारवादियों के विरुद्ध में 1830 ईस्वी को फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई। अब फ्रांस में युद्ध की शुरुआत हो गई और चार्ल्स 10वां तुरंत गद्दी को छोड़ा और इंग्लैंड भाग गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। इसी क्रांति को फ्रांस के इतिहास में जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अब आइए जान लेते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किस प्रकार से किया जाता है। आसान शब्द में बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय हुआ। यानी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में भी धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावनाओं का उदय होने लगा, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी। यूनान तुर्की के अंगों के रूप में माना जाता था, अतः तुर्की ने यूनानी आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। रूस यूनान के पक्ष में था, किंतु ऑस्ट्रिया उसका विरोधी था। पूरे यूरोप में यूनान का ज़बरदस्त समर्थन मिला, जिससे तुर्की और यूनानियों के बीच में ज़बरदस्त युद्ध हो गया, जिसमें तुर्की बुरी तरीके से पराजित हो गया और सन 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन लिख दीजिएगा। अब अगला सवाल कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका है। देखिए सन 1806 ईस्वी की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के तमाम छोटे बड़े राज्यों को जीतकर जर्मन राइन राज का गठन किया था, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु इसी जर्मनी में रहने वाले कुछ दक्षिण जर्मन के ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिससे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।